सो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डेस्टिनेशन सक्सेस। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ऑफ साइंस। ये चैप्टर जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारे आसपास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है जो कि उसके जैसा दिखने में होता है और जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो भी उसी के जैसे होती हैं। आप ये कह सकते हो कि जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ है वो सिमिलर है पर आइडेंटिकल नहीं है, मतलब बिल्कुल वैसी की वैसी फोटोकॉपी नहीं हुई है, उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे। इट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन से क्या होता है, हमारी जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना अर्थ पे वो बनी रहती है। जैसे कि अगर एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन थी, इसका रिप्रोडक्शन हुआ, इसने रिप्रोडक्शन करा तो एक नई जनरेशन बन गई। अब जब ये मरेगा तो ये बचा रह जाएगा। इससे क्या होगा, जो अर्थ पे लाइफ है वो बनी रहेगी। अगर सिर्फ एक ही जनरेशन बची रहेगी और ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे लोग मर जाएंगे और अर्थ पर लाइफ भी खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली हमारी अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो जरूरी होता है। नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स डीएनए। क्वेश्चन आपसे एक नंबर पूछा जाता है कि डीएनए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए कहाँ होते हैं, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए का बेसिकली काम क्या है, ये हेरिडिटी मटेरियल है। आपकी जो भी हेरिडिटी होती है, जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके डीएनए में होती हैं। और ये डीएनए एज इट इज जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है आपका नेक्स्ट जनरेशन में। डीएनए रेप्लिकेट्स एंड फॉर्म्स न्यू सेल्स कॉजिंग वेरिएशंस, की मतलब डीएनए जो होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी फोटोकॉपी बनाता है एक तरीके से, और जिससे क्या बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं और उनसे क्या होता है, आपका वेरिएशंस आती है। वेरिएशंस मतलब चेंजेस आते हैं। एज इट इज कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना नया इंडिविजुअल नहीं बनाता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। So these new cells will be similar but may not be identical to the original cell। मतलब वही बात है कि मतलब as it is photocopy नहीं होता है सेल्स का या फिर डीएनए का, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपके मिल जाते हैं। वो सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते। उसके बाद जो आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखे जाते हैं कि वेरिएशंस जो होता है वो यूजफुल क्यों होता है, या वेरिएशंस होता है वो ज़रूरी क्यों होता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने काफ़ी बार अपने पेपर में पूछा हुआ है। So variations are useful for survival of individual and species over time as well as basis for evolution। तो वेरिएशन जो होता है वो एक इवोल्यूशन का बेसिस होता है। इवोल्यूशन मतलब जो नई स्पीशीज बनती है उनका उनके लिए एक बेस होता है आपका वेरिएशन। जब तक किसी स्पीशी में वेरिएशन नहीं आएगी ना, कोई नई स्पीशी नहीं बन सकती। तो इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी होता है इवोल्यूशन के लिए और सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो डायनासोर्स थे, वो सारे के सारे डायनासोर्स हमारी अर्थ पे से क्यों खत्म हो गए, क्योंकि सारे के सारे जो थे वो एक ही तरीके के थे, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो जब अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, तो सारे के सारे डायनासोर्स जो थे वो मर गए, उनकी स्पीशीज पूरी की पूरी खत्म हो गई। तो क्या था रीजन, क्या था, वेरिएशन ना होना। तो इसीलिए वेरिएशन जरूरी होता है ताकि जो अर्थ पे लाइफ है वो कंटिन्यू रहे और सर्वाइवल बना रहे स्पीशीज का या फिर इंडिविजुअल्स का। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन के बारे में, डीएनए के बारे में और वेरिएशंस के बारे में। अब आता है यहाँ से हमारा मेन टॉपिक कि जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बीच में आपको कम से कम भी 3 डिफरेंस और मैक्सिमम आपको 5 डिफरेंस याद होने चाहिए। तो देखते हैं इनमें डिफरेंस। सबसे पहला हमारा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो किसी न्यू इंडिविजुअल को राइज देता है या फिर पैदा करता है या फिर डेवलप करता है, तो वो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसी को ऑपोजिट आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स एक मेल और एक फीमेल।
दोनों जरूरी होते हैं किसी भी नए इंडिविजुअल के राइज के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स वगैरह कुछ नहीं बनता, एज इट इज ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, यही टूटकर या फिर डिवाइड होकर दो नए ऑर्गेनिज्म या फिर दूसरे नए ऑर्गेनिजम्स में बदल जाता है, ये आपकी नई स्पीशीज आती है। तो इसमें गैमेट्स वगैरह कुछ भी नहीं बनता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमेट्स फॉर्म होते हैं क्योंकि आपका एक मेल है एक फीमेल है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में से जो एक में से एग आएगा एक में से आपका स्पर्म आएगा, दोनों मिलकर एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो इसी के लिए इसमें गैमेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया इंडिविजुअल होता है आइडेंटिकल होता है पेरेंट का, मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया कि ये जो पेरेंट था यही टूट कर दो या दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम चीज आपका है कि ऑफ कोर्स सी बात है, जब यही टूट के नया बन रहा है तो बिल्कुल एज इट इज कॉपी होगा, कुछ नया इसमें वेरिएशन तो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए जो नया इंडिविजुअल होता है वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट का, किसमें, एसेक्सुअल में। और जो नए इंडिविजुअल्स होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते, किसमें, सेक्सुअल में, क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में आती हैं। तो आइडेंटिकल नहीं होते हैं पर सिमिलर होते हैं, मतलब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी से आएंगी थोड़ी पापा से आएंगी, दोनों के साथ दिखने में होगा, थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के जैसी होंगी, आदतें दिखने में, फीचर्स आपके दोनों का मिक्सचर होगा, पर एज इट इज किसी की कॉपी आप नहीं होगे। उसके बाद इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन में यूजफुल होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एक बहुत ही जल्दी पेस पर ये रिप्रोडक्शन आपका हो जाता है, जबकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यूजफुल होता है जनरेट मोर वेरिएशंस। अगर आपको वेरिएशंस चाहिए तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। लास्ट पॉइंट आपका एसेक्सुअल में है अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके लोअर हैं, जिनमें इतनी फीचर्स नहीं है, जिनमें इतने सेल्स नहीं है, जो डेवलप्ड नहीं है, उसमें ये यूजफुल होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, मतलब फुली डेवलप्ड होते हैं, जिनके पास सेल्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपके मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें आपको डायग्राम के थ्रू चीजें याद करनी है, क्योंकि अगर पेपर में इनमें से क्वेश्चन आता है और आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो आपको काफी अच्छे नंबर इसमें मिल जाते हैं। सबसे पहला आपका मोड आता है फिजन। फिजन क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स, मतलब एक ही पेरेंट सेल है यही डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में। जो नए सेल्स ये आपके बने हैं, जो नए इंडिविजुअल्स बने हैं, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। फिजन आपका दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, सिर्फ दो सेल्स बनते हैं, जैसे कि आपका अमीबा में होता है कि आपका एक अमीबा टूटकर दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। और मल्टीपल फिजन में नाम से पता चल रहा है मल्टीपल सेल्स इसमें आपके बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ये आपका लेशमानिया है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका लेशमानिया दिखाया गया है कि ये एक सिंगल सेल था, ये टूटना शुरू हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और हर एक पार्ट जो था, मतलब ये अलग और ये अलग, हर एक पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था आपका बाइनरी फिजन। नेक्स्ट आपका मोड आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बिल्कुल फिजन की जैसा ही है, बस फिजन में वो चीज ब्रेक हो रही थी और फ्रैगमेंट्स में ये क्या करता है, द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन द मैच्योरेशन। जब पूरा मैच्योर हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो वो अपने आप को ब्रेक कर लेता है छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। ईच पार्ट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, और जो भी पार्ट आपका टूटकर बना है या ब्रेक होकर बना है वो हर एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपका ये फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरो वगैरह दिखाया हुआ है, ये आपका एक पूरा स्पाइरो वगैरह था, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेगा और हर एक पीस जो होगा वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बाद में जाके ये बड़ा हो जाएगा और ये अलग बड़ा हो जाएगा। तो ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। थर्ड आपका मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म कट हो जाता है या उसको कोई पार्ट कट हो जाता है या फिर वो टूट जाता है अपने आप ही, तो क्या होता है, हर एक पीस जो होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन, मतलब रीजनरेट होना, दोबारा किसी भी ऑर्गेनिज्म का बनना। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको हाइड्रा दिखाया गया है, रीजनरेशन इन प्लानेरिया और रीजनरेशन इन हाइड्रा दोनों सिमिलर हैं, दोनों इसके एग्जाम्पल है, आपको दोनों ही डायग्राम के थ्रू इसमें एक्सप्लेन करे गए हैं। ये आपका प्लानेरिया था, ये अलग अलग पार्ट्स में टूट गया, ये 3 पार्ट्स में टूट गया
बाद में क्या होगा, जितने भी पार्ट्स में ये टूटा है हर एक पार्ट पूरा अपने आप को डेवलप कर लेगा और एक नए ऑर्गेनिज्म के तौर पर बन जाएगा। मतलब इसका जो बाकी का मिसिंग पार्ट था वो इसने अपने आप को रिजनरेट करा, दोबारा बनाया और ये एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ऐसा ही इसका इसने क्या करा, ऊपर वाला पार्ट बनाया, नीचे वाला पार्ट बनाया और ये पूरे के पूरे नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। तो ये होता है आपका रीजनरेशन, कि कोई भी एक सिंगल पार्ट से जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फोर्थ आता है आपका बडिंग। तो बडिंग क्या होता है, अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल। बड आपको पता है कि जो भी एक फ्लावर होता है, फ्लावर से पहले क्या होती है आपकी बड, एक छोटी सी कली। मतलब ये आपकी स्टेम है, जैसे ये आपका प्लांट है तो ये आपकी जो स्टेम होती है, स्टेम में फ्लावर आने से पहले एक छोटा सा बड टाइप आता है, छोटी सी डॉट टाइप आती है जिसको हम कहते हैं बड। इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी अपॉन मैचुरेशन एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब एक छोटी सी जो बर्ड डेवलप होती है और उस बर्ड से जो पूरा का पूरा एक नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है उसको कहते हैं हम बडिंग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं बडिंग। और जो भी आपकी बर्ड होती है जब वो पूरी की पूरी मैच्योर हो जाती है तो क्या करती है, एक अपने आप को डिटैच कर लेती है, मतलब उससे अलग हटा लेती है और एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती है। इसका आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, बडिंग इन हाइड्रा। ये आपका हाइड्रा था, इसमें एक छोटी सी बर्ड जो थी वो डेवलप हुई। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद जब पूरी की पूरी मैच्योर हो गई और उसने अपने आप को डेवलप कर लिया तो वो क्या करेगी, अपने आप को इससे डिटैच कर लेगी और एक नए ऑर्गेनिज्म में ये ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये होता है आपका बडिंग, कि जब एक छोटी सी बर्ड से पूरा का पूरा इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि कोई भी नया प्लांट कैसे डेवलप होता है, पुराने पार्ट के ही किसी वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं आपके तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ रूट। मतलब रूट के थ्रू भी आप किसी भी चीज को या किसी वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हो, जैसे कि आपका दहलियाज और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में आपने देखा होगा, जैसे पोटैटो होता है तो उसके ऊपर अलग अलग रूट्स होती हैं, मतलब इसी के ऊपर रूट्स निकली हुई होती हैं इसकी। अगर आप इसको किसी भी मिट्टी में दबा दो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इन रूट्स के थ्रू ही पूरा का पूरा प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। ऐसे ही आपका होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। मतलब किसी भी प्लांट की स्टेम, अगर आप किसी भी प्लांट तो नहीं होता कि हर प्लांट में ये चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं, या हर एक प्लांट जो है वो इस तरीके से अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बेसिकली। कुछ कुछ प्लांट्स ही होते हैं जो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। जैसे कि बाय स्टेम क्या होता है कि आप किसी प्लांट की स्टेम को आधा काट कर सॉइल में डाल दो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो अपने आप में ही एक नए प्लांट के तौर पे डेवलप होने लग जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, पोटैटो एंड जिंजर। आप इसमें रोज का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। रोज आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि रोज की एक कली को या फिर रोज की एक स्टेम को अगर आप मिट्टी में लगा दो, सॉइल में ग्रो करने के लिए लगा दो, तो कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद, साल तो नहीं खैर, कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद वो पूरे के पूरे एक रोज के प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। लास्ट आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। मतलब आप किसी भी लीफ के थ्रू जब पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप करते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या करता है, ये ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती हैं अगर आप उनको सॉइल में डाल दो तो कुछ टाइम बाद इसका पूरा का पूरा प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो ये है आपका वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जिनके थ्रू आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के साथ कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल मेथड्स। तो ये तो है आपके नेचुरल मेथड्स, मतलब नेचुरली किसी भी पार्ट को लेकर आप एक नया प्लांट बना रहे हो। उसके बाद हमारे आते हैं कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स, मतलब जो ह्यूमन मेथड्स हम यूज करते हैं, जो ह्यूमन साइंटिस्ट ने मेथड डेवलप करे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। सबसे पहला आता है आपका ग्राफ्टिंग, फिर आपका आता है कटिंग और फिर आपका आता है लेयरिंग और लास्ट है आपका टिश्यू कल्चर। इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिकली पता होना चाहिए कि ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग ये सब क्या होते हैं। बस एक एक नंबर में आपको पूछा जाता है, ज्यादा कभी आपसे इसमें नहीं पूछते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्राफ्टिंग क्या होती है।
ग्राफ्टिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी टेक्निक होता है जिसमें आप कोई भी दो प्लांट्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हो ताकि दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंबाइन हो जाए और एक सिंगल प्लांट जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स का हो हमें वो मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक ये प्लांट था, एक ये प्लांट था, हमने क्या करा, दोनों की स्टेम को आधा आधा काट दिया। आधी स्टेम हम इस प्लांट की लगाएंगे, इस वाले की, और आधी जो स्टेम होगी हम वो इस प्लांट की लगाएंगे। तो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, हमने दोनों स्टेम को ज्वाइन कर दिया और ये क्या बन गया, एक नया इंडिविजुअल। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या था, ताकि हमारा जो ये वाला जो नया इंडिविजुअल आया है इसमें इस प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए और इस प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए। तो ये होता है हमारा ग्राफ्टिंग, जिसमें हम किसी भी दो अलग अलग प्लांट्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं ताकि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक नए इंडिविजुअल में मिल जाए। उसके बाद आता है हमारा कटिंग। कटिंग का एग्जांपल आपको रोज दिया हुआ, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी कि कटिंग क्या होता है। बेसिकली आप किसी भी एक पार्ट को कट कर कर, किसी भी स्टेम को कट कर कर हॉरिजॉन्टली सॉइल में ग्रो कर दो, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो स्टेम जो है वो नए के नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। तो ये होती है आपकी कटिंग, जो आपको पता है। थर्ड हमारा आता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी प्लांट के किसी पार्ट को, जैसे ये आपका सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर ये आपका प्लांट था, ओके, ये आपका प्लांट है, इग्नोर माय ड्राइंग। तो हुआ क्या, इस प्लांट की एक स्टेम जो थी उसने सॉइल को टच करा। तो हम करते क्या है, जो एक इसकी जो ये स्टेम टच कर रही है सॉइल को, हम इसको सॉइल के अंदर दबा देते हैं, मतलब इसके ऊपर हमने एक सॉइल की लेयर और डाल दी। होगा क्या, कुछ टाइम बाद ये जो हमने सॉइल के अंदर इसकी स्टेम डाली थी वो एक नए प्लांट में डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है हमारा लेयरिंग, मतलब हम एक ही स्टेम को जो निकल रही है प्लांट में से, उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर डाल देते हैं और उसमें से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये होता है हमारा लेयरिंग। लास्ट है हमारा टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। मतलब कोई भी अगर प्लांट की कोई ग्रोथ, एक टिप ग्रो कर रही है, जैसे कि आपका ये प्लांट है, ये आपका प्लांट है, इसकी कोई भी एक टिप जो है स्टार्टिंग की वो ग्रो करे। टिप क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी प्लांट का जो स्टार्टिंग पॉइंट अगर ग्रो कर रहा है, these growing cells are kept in a culture medium leads to the formation of callus। मतलब ये जो टिप हम होती है इसको हम संभाल के रख लेते हैं एक मीडियम में, और इसको फॉर्मेशन क्या होता है, इसका कैलस का फॉर्मेशन होता है। मतलब जिस टिप को हमने संभाल के रखा उसके जो भी सेल्स हैं उसके जो फॉर्मेशन, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं कैलस। जो कैलस होता है उसको हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं हार्मोन मीडियम में, मतलब किस उसमें हम हार्मोन्स को इंक्लूड कर देते हैं, जिससे होता क्या है, ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन आता है। मतलब प्लांट्स जो होता है वो ग्रो कर जाता है और कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं उसमें आ जाते हैं। मतलब ऑफकोर्स की बात है ना, अगर आप किसी भी प्लांट में जो ऑलरेडी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स या हार्मोन्स को इंक्लूड कर दोगे तो डिफरेंसेस तो उसमें आएंगे ही। तो बात वही है इसमें कि जो भी हमने कैलस या सेल्स को संभाल के रखा, जब हमने उसको हार्मोन्स के साथ ट्रांसफर करा या हार्मोन्स उसमें ऐड करे तो उसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। मतलब प्लांट्स के जो टिश्यूज हैं उसको हम ह्यूमन तरीके से या साइंटिफिक तरीके से जब हम ट्रांसफर करते हैं या उसमें कुछ डिफरेंसेस लेकर आते हैं तो वो हमारा टिश्यू कल्चर होता है। उसके बाद हमारे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर। बेनिफिट आज जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि डिफरेंसेस आ जाते हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो आपका यही हो गया कि डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। We can grow plants like banana, rose, jasmine, etc. that we have lost the capacity to produce the seeds। मतलब अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसकी सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, देखो कुछ टाइम बाद ह्यूमंस, जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम बाद ह्यूमंस की कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है बच्चे पैदा करने की। मतलब एक एज आने के बाद कोई भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सेम चीज यहाँ पर आपका प्लांट के साथ भी होता है कि कुछ एज के बाद प्लांट्स के पास भी एक कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि वो अपनी सीड्स को प्रोड्यूस करें। अगर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होंगी तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो जिन प्लांट्स के पास एक कैपेसिटी खत्म हो चुकी है कि वो सीड्स बना पाए या प्रोड्यूस कर पाए, हम उन प्लांट्स को भी एक सीड प्रोडक्शन उसमें करवा सकते हैं टिश्यू कल्चर से। सेकेंड आपका बेनिफिट होता है कि न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। मतलब जो नया प्लांट बना है वो किसके सिमिलर होगा, पेरेंट्स के सिमिलर होगा। मतलब आइडेंटिकल नहीं है, देखो यहाँ पर भी आइडेंटिकल नहीं लिखा है, जेनेटिकली सिमिलर लिखा है। मतलब जीन्स जो होंगे वो सेम होंगे, दिखने में वो कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम नहीं होंगी। लास्ट आपका बेनिफिट है हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स। मतलब इससे ऐसे फ्रूट्स बनते हैं जो सीडलेस होते हैं, जिसमें सीड्स वगैरह आपकी नहीं होती।
लास्ट आपका आता है इसमें मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? जब भी आपका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कवर्ड विथ थिक वॉल्स। मतलब एक ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके आसपास जो होती है वो पूरी वॉल बनी हुई होती है। इस वॉल का काम क्या होता है? आपके स्पोर को बाहर की इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके रखना। अंडर द फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। मतलब जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, एक ऐसी कंडीशन मिल जाती है जिसमें ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाए, तो उसमें क्या होता है? ये गैमेट बनाता है और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलप हो जाता है। ये यहाँ आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस, ये स्पोर्स थे, ये इस पे जाके राइजोपस के स्पोर्स हैं। राइजोपस क्या होता है? एक बेस्ट एग्जांपल आपका स्पोर फॉर्मेशन का। राइजोपस किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। आपका जो सैंपल पेपर था सीबीएसई का, जो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसमें भी ये क्वेश्चन है कि जो राइजोपस है वो कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? जो राइजोपस है वो अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है। और क्या यूज करता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या करा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सारे मोड्स पढ़ लिए और ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और वेरिएशंस क्यों जरूरी होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में जो मैंने आपको अभी करवाया है, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। So hope you like the video and all the best for your exams.